हेलो एवरीवन। वेस्ट एशिया क्राइसिस अब और ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। पहले ये केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कंसंट्रेटेड था, लेकिन अब इसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब यह लाल सागर और अदन की खाड़ी तक पहुंच गया है। बॉब मंदेब स्ट्रेट को भी अब ब्लॉक किया जा रहा है। हूती रेवेलियंस ने यहाँ पर ब्लॉकेज कर दिए हैं। अब सऊदी अरेबिया के शिपमेंट यहाँ से नहीं जा पाएंगे। आज ही इन्होंने सऊदी अरेबिया के कुछ तेल टैंकरों को उड़ा दिया है और इससे ये क्राइसिस और ज्यादा बढ़ रहा है। इसका सीधा सा इम्पैक्ट हमारे इंटरेस्ट पर होने वाला है। हमारे पेट्रोलियम इंपोर्ट को भी इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और एक बड़ा क्राइसिस हमारी तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस सेशन में हम लोग इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट्स, सारे डायमेंशंस को कवर करेंगे और वो सारी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा रिलेवेंट हो जाती हैं। चलते हैं, सबसे पहले करंट को समझते हैं क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो हूथी हूथी ने यहां पर अभी दो शिप्स को अटैक कर दिया और ये दोनों शिप सऊदी अरेबिया के शिप हैं। इन्होंने सऊदी अरेबिया के झंडे वाले दो तेल टैंकर थे, इंसेलिया और लाइला, इन दोनों पर अटैक किया। सऊदी अरेबिया ने इसको एक्सेप्ट किया, इसकी पुष्टि की और कहा यह हमला हुआ है। हमले के ठीक बाद जो पेट्रोलियम की क्राइसिस है वो एकाएक बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि पेट्रोलियम का प्राइस बढ़कर $100 पर बैरल से ज्यादा हो जाता है। तो ये क्राइसिस पूरा का पूरा अब वर्ल्ड वाइड होता जा रहा है और हूथी का इसमें एंट्री और ज्यादा मामले को बढ़ा दे रहा है। अगेन यहां समझते हैं कि आखिर ये पूरा इश्यू आया कहां से। इस पूरे इश्यू और इस ब्लास्ट के पीछे सऊदी अरेबिया का एक पोर्ट है, सऊदी अरेबिया का यानबू पोर्ट। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्राइसिस ज्यादा हो गया तो सऊदी अरेबिया ने अपने अल्टरनेट रूट को यूज किया और रेड सी पर लोकेटेड यानबू पोर्ट से सऊदी अरेबिया ने अपने पेट्रोलियम को दुनिया भर में भेजना शुरू कर दिया। अब यहां पर हाउथी बीच में एंट्री होती है और हाउथी इस एरिया में डोमिनेंट है। यहां पर इन्होंने अब ब्लॉकेज लगा दिया है यानबू पोर्ट से। अब सऊदी अरेबिया इंटरनेशनल मार्केट में अपने क्रूड ऑयल्स को नहीं भेज सकता है। चलते हैं, यानबू पोर्ट से सऊदी अरेबिया कैसे कनेक्ट होता है। तो इसके लिए सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा पाइपलाइन बनाया हुआ है, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन कहते हैं इसको, जो अकैक से लेकर यानबू तक जुड़ता है। लगभग 1200 किलोमीटर लंबा ये पूरा पाइपलाइन दुनिया के सबसे लंबे पाइपलाइन में से माना जाता है, जो सीधा ऑलमोस्ट पर्सियन गल्फ से रेड सी को कनेक्ट करता है। सऊदी अरेबिया अभी चल रहे ईरान और यूएस के क्राइसिस के बीच में इसी रूट का यूज कर रहा था। ये पूरा पोर्ट काफी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन होल्ड करता है और लगभग 50 लाख बैरल प्रतिदिन इस पाइपलाइन से यानबू तक भेजे जा रहे थे। लेकिन अब हूथियों ने इसको भी ब्लॉक कर दिया है। बॉब अल मंदेब खासकर इस समय बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का अब पेट्रोलियम एक्सपोर्ट लगभग बंद हो जाएगा। बॉब अल मंदेब अगेन एक चोक पॉइंट है, एक सकरा रास्ता है जहां से बहुत ज्यादा ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट होता है। बॉब अल मंदेब 3 देशों के बीच लोकेटेड है, यमन, जिबूती और इरिट्रिया। यमन पर अभी हूतियों का कंट्रोल है, साना भी इसी के कंट्रोल में है और बॉब अल मंदेब कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एदन और रेड सी को। तो यानबू पोर्ट से कोई भी अगर शिपमेंट जाएगा तो वो इसी रूट से जाएगा। अगेन अगर हमें स्वेज कैनाल से भी गुजरना है तो आगे बॉब अल मंदेब को पार करना ही होगा। बॉब अल मंदेब एशिया और अफ्रीका के बीच इस तरह से लोकेटेड है कि पूरी ट्रेड और कॉमर्स को कंट्रोल करता है। कहा जाता है कि लगभग 12% ग्लोबल ट्रेड और 25% कंटेनर यातायात यहीं पर होकर गुजरता है और इससे ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोकेशन बन जाता है। अब जानते हैं थोड़ा हूती के बारे में कि ये हूती कौन है, कहां से आए हैं। हूती यहाँ की लोकल इंडिजिनस पीपुल है और ये जो हूती ग्रुप है ये 1990s के आसपास इनका उदय होता है। ये एक शिया इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर ईरान का इन्फ्लुएंस है। ये ईरान के आउटफिट माने जाते हैं, ईरान स्पॉन्सर्ड हैं।
इसका गठन हुसैन बदरुद्दीन अल हूती ने 90s में करवाया था और उस समय से अब तक इसका नेचर काफी कुछ बदल चुका है। इंटरनेशनली ये अब एक टेरर आउटफिट माना जाता है। अब यहां पर इसने इस पूरे बॉबल मंदेब में कंट्रोल कर लिया है, ब्लॉकेज कर दिया है। अगेन इसका अगर हम हूती का कंट्रोल देखें तो बॉबल मंदेब के लगभग सारे आसपास के एरिया को हूती कंट्रोल करता है। आज हूती यमन के बहुत सारे पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। आप देखो यहां पर तो यमन का कैपिटल सना, सना भी अब इन्हीं के कंट्रोल में है और ऑलमोस्ट जो ये हमारा सेंसिटिव एरिया बॉबल मंदेब का है वो भी इसी के कंट्रोल में है। तो कुल मिलाकर अब हूती की एंट्री से सऊदी अरेबिया और यूएस के समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगे और आने वाले समय में ये पूरा एरिया और ज्यादा खतरे में चला जाएगा, संकट में चला जाएगा। अभी हूती की अगर कैपेसिटी को हम लोग एनालाइज करें तो हूती के पास अभी एस्टिमेटेड 1 से 2 लाख लड़ाके हैं जो कहीं कहीं भी फाइट करने के लिए उतावले हो रहे हैं और इनका प्रभाव इंपैक्ट सीधा सीधा यहाँ के ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पर हो सकता है। इनके पास एंटीशिप मिसाइल हैं, नेवल ड्रोन्स हैं जिससे ये और खतरनाक बन जाते हैं। गुरिल्ला युद्ध में ये बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं। इनके पास ऐसी मिसाइलें हैं जिनका रेंज लगभग 1400 किलोमीटर तक है। बुरकान 2 इनका एक मिसाइल है जो बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, 1400 किलोमीटर तक। तो इससे ये बात तो पता चलती है कि अब ये युद्ध एस्केलेट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ईरान और अमेरिका से निकलकर आसपास के सभी क्षेत्रों पर युद्ध का प्रभाव पड़ना है, जिससे सऊदी अरेबिया की एनर्जी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगी। अगेन जो गल्फ रीजन है वहां पर स्टेबिलिटी अब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगी। अब वहां पर स्टेबल होना एक बहुत बड़ी समस्या दिखाई पड़ रही है। अगेन इस समय अगर हम देखें तो कुछ और बातें हैं जो और इस समस्या को अग्रेवेट कर रही है। ईरान ईरान इस समय अमेरिका के अगेंस्ट में कुछ भी करने को तैयार है और हूती जो ईरान का आउटफिट है उसे ईरान 100% प्रोटेक्शन और सपोर्ट दे रहा है। तो कुल मिलाकर हूती अकेले नहीं है, ईरान का यहां पर बहुत बड़ा साथ है। अगेन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन अगर इसको देखें तो यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस आजकल कुछ कर ही नहीं पा रही हैं। सारा कंट्रोल आज यूएस दिखा रहा है अपना और इससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगा। जो भी ट्रेड अब तक यहां रेड सी के थ्रू गल्फ होते हुए निकल रहे थे, रेड सी और स्वेज कैनाल के थ्रू निकल रहे थे, अब इन सारे पोर्ट्स को डाइवर्ट करना पड़ेगा, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से इनको लाना पड़ेगा और ले जाना पड़ेगा, जिसमें टाइम भी बढ़ेगा, पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे। तो सभी देशों के लिए ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस बना हुआ है। जहां तक इंडिया की बात है तो इंडिया के रिलेशन ईरान के साथ भी अच्छे हैं और बाकी देशों के साथ भी अच्छे हैं। हूती इंडिया को अपना एनिमी नहीं मानता है, दुश्मन नहीं मानता है, शत्रु नहीं मानते हैं। हूती मेनली अमेरिका, इजराइल के अगेंस्ट में खड़े हैं, यूके के अगेंस्ट में खड़े हैं। लेकिन बात यह है कि हूती ना माने फिर भी इंडिया के शिप्स यहां से गुजरेंगे और जब वो गुजरेंगे तो वहां पर अटैक ये पूछकर नहीं किया जाएगा कि आप इंडिया के हो या आप अमेरिका के हो। अभी रिसेंटली इंडिया के एक पोर्ट को वापस आना पड़ा क्योंकि यहां पर कंडीशंस बहुत क्रिटिकल हो चुके हैं। हालांकि अभी जो एक्सपर्ट बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया अभी उतने ज्यादा प्रॉब्लम को फेस नहीं करेगा क्योंकि हमने अपने सोर्स को डाइवर्सिफाई कर लिया है। आज के डेट में इंडिया लगभग 40+ कंट्री के साथ ऑयल का ट्रांजैक्शन कर रहा है, पेट्रोलियम को इंपोर्ट कर रहा है। अब सऊदी अरेबिया हमारा सबसे बड़ा सप्लायर नहीं है, बल्कि आज भी हम रसिया से ही सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। सऊदी अरेबिया सेकेंड प्लेस पर है, लगभग 31 मिलियन। बाकी हम अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका से भी ला रहे हैं, इराक, यूएई, अगेन साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से भी बात चल रही है। तो हम अपने और यूएसए से भी हम क्रूड ले रहे हैं। तो हमारे ऊपर इसका इन्फ्लुएंस कम होगा लेकिन पड़ेगा जरूर। केवल पेट्रोलियम ही अब लिमिटेड नहीं होगा बल्कि हमारा भी ट्रेड स्वेज कैनाल्स के साथ होता है। स्वेज कैनाल्स के थ्रू ही हम यूरोप तक जुड़ते हैं।
तो आने वाले समय में अगर ये बॉब अल मंदेब भी ब्लॉक हो जाता है तो खतरा इंटरनेशनल ट्रेड पर भी होगा, इस पूरे रीजन पे, चाहे वो गल्फ कंट्री हो या फिर अफ्रीकन कंट्री हो, सबकी स्टेबिलिटी इससे अफेक्टेड होगी। इसका इंपैक्ट इंडिया, चाइना, इवन पूरे रीजन्स पर होने वाला है। इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएंगे क्योंकि यू नो वेरी वेल पेट्रोलियम ही तो वो एनर्जी है जो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टीयर करती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल है कि इंडिया करेगा क्या। इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस पर इंडिया को इमीडिएटली काम करना चाहिए। जैसे हमारे जितने भी डायलॉग पार्टनर्स हैं, चाहे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई और ईरान, इनके साथ हमें डायलॉग कंटिन्यू रखने हैं, अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रेड और ट्रांजैक्शन को बढ़ाना है ताकि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। अगेन यहां पर हमें इंडियन नेवी के प्रेजेंस को बढ़ाने पड़ेंगे। जितने भी शिप्स यहां से गुजर रहे हैं उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाए। हौती को भी ये बात इन्फॉर्म किया जाए, हूती को, कि भैया ये इंडियन शिप है, हमारा आपसे कोई मुकाबला नहीं है, हम आपके एनिमी नहीं है, हमें जाने दो, बाकी आप अपना लड़ते रहो। अगेन बाकी के जो हमारे फ्रेंड कंट्री हैं, दोस्त हैं, फ्रांस, जापान और अन्य के साथ मिलकर नौसैनिक टास्क फोर्स बनाने पर भी विचार करना होगा ताकि हम पूरे सिक्योर होकर अपने जहाजों को आगे बढ़ा पाए। एक लास्ट यहां पर आईएफसी आईओआर का रेफरेंस आता है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन। तो एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर पहले से बना हुआ है और यहां पर इस इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर के इंफॉर्मेशन को लेकर हम अपना मैन्यूवरेशन करें, आगे बढ़ें, ताकि आगे हमारा जहाज भी सुरक्षित रहे, ट्रेड ट्रांसपोर्ट भी सुरक्षित रहे और इन चैलेंजेस को हम इजीली सॉर्ट आउट कर पाए। तो इस तरह से अब बॉब अल मंदेब की क्राइसिस जो हमारे हॉर्मुज से बढ़कर पहुंची है वो कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल हो चुका है। आने वाले समय में अगर ये और ज्यादा सीरियस होता है तो डेफिनेटली हमारे इंडिया के इंटरेस्ट पर भी ये असर करेगा और आने वाले दिनों में इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें भी फेस करनी पड़ सकती है। क्वाइट ऑब्वियस है, पेट्रोल के दाम अगर बढ़े तो यहां पर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा, हर एक चीज का कीमत बढ़ेगा, कुल मिलाकर प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। तो इस समय एक बहुत स्ट्रेटेजिक अप्रोच लेके चलना होगा जिससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हो जाए और हमारे काम इसमें डिस्टर्ब ना हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस पर हमें ध्यान दे के चलना है। कुछ खास लोकेशंस जैसा मैंने डिस्कस किया उनको आपको अपने नोट्स में रखने चाहिए, ऐसे लोकेशंस यूपीएससी खासकर पूछता रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।